नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में दोस्त बात करने वाला हूँ पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स का। दोस्त हमारा सीरीज चल रहा था और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। दोस्त इसके बारे में 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं किसके, प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र, प्रोसीडरल डेमोक्रेसी। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, हम इस पर ही बात करेंगे, इसके फीचर्स, लास्ट में दोस्त इसकी आलोचना करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और आगे भी आपके काम आने वाला है, तो आपको थोड़ा इस वीडियो को अच्छे से समझना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र यानी कि प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो आपको मोटा माटी जो है ना थीम समझ में आ जाएगा वीडियो का। देखो, प्रक्रियात्मक या प्रोसीडरल यानी किसी भी चीज़ का कोई प्रोसीजर की बात हो रही है। प्रक्रियात्मक, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, किसकी है, प्रजातंत्र की, दैट मीन्स लोकतंत्र की। तो प्रजातंत्र या इसको क्या नाम, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के अंदर लोगों का शासन होता है और इस लोगों के शासन को चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और अपने नेताओं को चुनाव करते हैं और वही चुने हुए प्रतिनिधि नेता यानी कि लीडर्स देश को डिसिप्लिन के साथ चलाते हैं। विधानमंडल कानून बनाती है, जो जुडिशरी उस कानून को जांच करती है, संविधान की व्याख्या करती है। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके तहत चुनाव होता है, चुनावी संस्थाएं होती है और इन सभी के द्वारा एक देश का क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाता है। डैट मीन्स उस देश को रेगुलेट किया जाता है। तो प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा प्रोसीजर जिसके तहत एक देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया होती है या प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो चीज़ किया जा रहा है। जैसे इलेक्शन किया जाता है तो इलेक्शन करवाने का भी एक प्रोसीजर होता है। इलेक्शन कमीशन होती है, वो डेट डिक्लेयर करती है, वो तमाम रूल और रेगुलेशंस बताती है। साथ ही साथ लीडर्स के भी अपने कुछ नियम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, तमाम संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस होती है। तो दोस्त ये तमाम जो प्रोसीजर है यानी कि इन सभी प्रोसीजर के तहत इलेक्शन होना और इलेक्शन के अंदर जो जीत कर आए हैं वो जब शासन चला लेते हैं अपना, इसी को प्रोसीजरल है या प्रोसीडरल कह लो या प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र कह लो। तो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया। एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसीजर के तहत इलेक्शन करवाना, सिंपल, क्लियर है। चलिए, तो अब हम आते हैं थोड़ा प्राचीन युग में। तो डोरेमोन के टाइम मशीन पे बैठ जाओ और चलते हैं थोड़ा प्राचीन काल के अंदर, जिसको क्या कहा जाता था, एंशिएंट या क्लासिक टाइम पीरियड कह लो। तो क्लासिकल टाइम पीरियड के अंदर प्रजातंत्र की डेफिनेशन क्या थी, चलिए पहले ये जानते हैं ताकि टॉपिक को आप डीपली अंडरस्टैंड कर पाओ। चलिए, डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म पे दोस्तों जोर दिया जाता था, यानी कि जो प्राचीन यानी कि जो क्लासिकल उदारवादी सिस्टम है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम देखें तो लिबरल सिस्टम काफ़ी चलता आया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ होब्स के टाइम की, जॉन लॉक के टाइम की। इससे पहले हम आते हैं तो वो आप आ जाओ भाई अरिस्टोटल, प्लेटो, तो तमाम जगह पे देखा जाए तो प्रजातंत्र था। हाँ, वो किसी भी रूप में हो सकता है लेकिन था ज़रूर। तो सबसे पहले दोस्त प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक मानवतावाद यानी कि लोगों को सेंटर में रखते हुए प्रजातंत्र को लागू किया गया है। यानी कि लोकतंत्र का एक ऐसा सिद्धांत जिसमें जनता वोट करती है, एक वोट एक पर्सन यानी कि पर पर्सन का एक वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा है और गरीब तो वोट वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वोट वैल्यू है ना, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत था यहाँ पे और इस तरीके से वोटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये क्लासिकल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन टाइम बीतता चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 चला, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 में ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से दोस्त इन वर्ल्ड वॉर के बीच में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी, यानी कुछ साहिक परिस्थितियाँ बनी, है, सपोर्टिंग कंडीशंस कुछ खड़ी हुई। दोस्त हिंदी मीडियम वाले इन पॉइंट्स को की पॉइंट्स के रूप में याद कर ले और इंग्लिश मीडियम वाले इनको, ताकि मैं पूरा थीम आपको समझा पाऊँ। तो इस तरीके दोस्त इस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, जैसे कि जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का उदय हो गया, इटली में मुसोलिनीवाद है, मुसोलिनी का युद्ध हो गया, फांसीवाद का उदय हो गया और इस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गई। कहाँ वोटिंग, कहाँ सिस्टम, तमाम देशों के अंदर दोस्त संस्थाओं पे कब्जा होना स्टार्ट हुआ। अब
डेमोक्रेसी के नाम पे तानाशाही चलनी स्टार्ट हो गई। अब इसलिए नेतृत्व का महत्व लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, अगर लीडरशिप अच्छी होगी तो देश का विकास तभी हो पाएगा। लेकिन करते क्या भाई, अब यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था आ गई है। तो अब जब आकर आते हैं स्पेशलिस्ट, ये पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट आएंगे अब, जो ये कहेंगे कि नहीं भाई, देश को चलाने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम को ही डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। अब डेमोक्रेसी कैसे हो, किस तरीके से हो, इसके लिए दोस्त जब हम प्राचीन क्लासिकल उदारवादी विचार की बात करते हैं, यानी कि जो क्लासिकल थी वो किस चीज़ की सपोर्ट कर रही थी, उनका कहना था कि व्यक्ति जो है ना दोस्त, वो एक विवेकशील है, वो रैशनल बीइंग है। विवेकशील का मतलब होता है उसमें बुद्धि है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो इसमें अंतर कर सकता है, वो डिफरेंस जानता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का इच्छुक और योग्य है। ये क्लासिकल टाइम पीरियड की बात चल रही है, प्राचीन टाइम पीरियड की। लेकिन जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कहा जा रहा है, जो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र का सिद्धांत, उसके द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है कि अब ये सारी बात नहीं रही। और अब क्या हो गया है तो अब आ चुका है बहुसंख्यक भाग, एक जनसंख्या का एक ऐसा भाग जो उदासीन है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब नहीं है देश की सरकार से। उसको बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, घर कपड़ा मकान चाहिए, बेबी चाहिए, बेड हिला सके, बच्चा कर सके, काम खत्म, और कुछ भी नहीं। दोस्त ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो लगता है कि नहीं भाई, एक देश के अंदर लोगों को और क्या चाहिए बस। इसलिए दोस्त ये कहा गया कि निर्णयों को समझने में लोग असमर्थ हैं। वाह भाई, डिसीजन क्या करना है, क्या नहीं करना, सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, क्या कानून इंप्लीमेंट कर रही है, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे और लोग असमर्थ हैं, कैपेबल ही नहीं है। क्या बड़ा अजब सी बात कह दी। और इस तरीके से दुनिया में तानाशाही का एक चैप्टर शुरू हो गया, जिसके अंदर हिटलर जैसे लोग पैदा हो गए, मुसोलिनी जैसे लोग पैदा हो गए। अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों काफ़ी तानाशाही, यूरोपियन कंट्री में भी जो आपको पता है, अपने इतिहास पढ़ा किस तरीके दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन तमाम, मतलब कि देखोगे आप, या गोरखपुर क्रांति से 1788 का तमाम तरह की दोस्तों घटनाएं घटी इतिहास के अंदर। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए कि भाई नहीं भाई, ठीक करना पड़ेगा वरना आगे चलकर और गड़बड़ हो जाएगी, एक सिस्टम बोला गया जिसका नाम था व्यवस्था संरक्षण। क्या नाम दिया गया? सिस्टम मेंटेनेंस। दैट मीन्स हमें नेताओं को उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, अकाउंटेबल बनाना होगा लोगों के प्रति, ताकि वो लोगों को जवाब दे सके, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। आज भी दोस्तों हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। जब वोटिंग का टाइम आता है तो नेता आ जाते हैं और वोटिंग खत्म, तो 5 साल के तक कोई नहीं किसी को जानता। आज भी दोस्तों एक सच्चाई है कि हमें अपने एरिया के MP MLA का नाम नहीं पता होता। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, MLA का पता भी होगा तो MP का नहीं पता होता। काहे नहीं पता होगा भाई, पता कीजिए तभी तो पॉलिटिकल उससे अवेयर होगा भाई। चलिए, अब इसी तरीके से देखा जाए तो आगे चलकर कि लोगों में भाई जागरूकता फैलानी है। मैंने क्या बताया आप सभी को कि जो स्पेशलिस्ट लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई लोग तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, असमर्थ है जो समझने में, इसलिए अब हमें व्यवस्था संरक्षण करना होगा। है क्या करना होगा? सिस्टम को मेंटेनेंस करना होगा इस तरीके से, ताकि नेताओं को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाया जा सके लोगों के प्रति। अकाउंटेबिलिटी हमें सुनिश्चित करनी होगी। इसीलिए एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था राजनीतिक विशिष्ट वर्ग का थ्योरी, है पॉलिटिकल एलिएट थ्योरी। अब ये एलिएट थ्योरी का मतलब क्या हुआ, चलिए आपको इसको समझाता हूँ, क्योंकि इस थ्योरी को दोस्तों सम्पीटर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सम्पीटर के द्वारा दिया गया। और इसी को सपोर्ट आगे चलकर पैरेटो ने भी किया, मिचेल मोस्का ने भी किया। ठीक है, तो ये एक प्रजातंत्र यानी कि जो विशिष्ट राजनीतिक विशिष्ट वर्ग जो बता रहा हूँ आपको थ्योरी में, ये एक लोकतंत्र का ही प्रकार है जो कि एक्मोडेशन करके चलती है, बैलेंस बना के चल रही है। कैसे दोस्त? इसी को ही विशिष्ट वर्गीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, एलिट क्लास डेमोक्रेटिक थ्योरी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आम लोगों को वोट देना होता है और पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपटीशन करती है और लोग जिसके पास सही योग्यता है उसको वोट देते हैं। और वही दोस्त सिस्टम आगे चल के इंग्लैंड में भी अडॉप्ट किया गया, जिसको दोस्तों वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार सुना है ना, यूनिवर्सल है फ्रेंचाइज। इंडिया में दोस्तों ये सिस्टम अपनाया गया, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में। और आगे चल के दोस्त क्या हुआ, इसी को जोसेफ सम्पीटर ने अपनी बुक जिसका नाम था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इस बुक के अंदर
किसने? संपीटर ने। ये सारी बातें कही, लिखी, बताई कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ही प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र है, प्रोसीडरल डेमोक्रेसी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आम लोग यानी कि आम जनता वोटिंग करती है और राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के माध्यम से इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट यानी कि दोस्तों लड़ते हैं वो, और इस तरीके से योग्यता के आधार पर लोगों को जो पसंद हो वो वोटिंग करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का एक वोट सिस्टम होता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में। तो आप सोचो कि भाई ये कि इलियट क्लास वर्ड क्यों यूज किया गया है? दोस्तों ये जो विशिष्ट वर्ग है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब विशिष्ट वर्ग, और जो इलेक्शन में वोट देने वाले हैं वो है आम लोग। तो कंपटीशन हो रहा है सब पॉलिटिकल पार्टी के बीच में किसको वोट देना है। इसी को दोस्तों संपीटर ने अपनी बुक में विशिष्ट वर्गीय या प्रोसीडरल डेमोक्रेसी यानी कि प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के नाम से बताया है। तो प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र ये जो थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया है? जोसेफ संपीटर के द्वारा दिया गया है। जोसेफ संपीटर के द्वारा दिया गया है, जिसको इसने अपनी बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के अंदर बताया है। इसी बुक के दोस्तों थ्योरी को आगे चल के सार्टोरी ने, रॉबर्ट डाहल ने एंड रॉमंड एरोन ने, इन सब ने इसका सपोर्ट किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम ये जानते हैं कि संपीटर ने जो अपनी थ्योरी दी उसी को प्रक्रियात्मक सिद्धांत, प्रोसीडरल थ्योरी के रूप में जाना गया या प्रोसीडरल डेमोक्रेसी के रूप में जाना गया। दोस्त इसके अंदर इसने ये बताया कि प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिस देश के अंदर या एक ऐसी समाज जिसके अंदर ये तय किया जाए कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसमें? पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो मैं अब डेफिनेशन बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। तो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है। तीसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार जवाबदेही होनी चाहिए। जब जनता वोट कर रही है तो सरकार को बताना भी चाहिए, भाई जनता जब सवाल पूछ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की जरूर होनी चाहिए। एंड रूल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, बहुमत का शासन होना चाहिए। दैट मीन्स कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसका शासन हो। तो प्रोसीडरल थ्योरी यानी प्रोसीडरल दोस्तों जो डेमोक्रेसी है, इसका जो एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ये है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्लियर है, रूल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने, ये सारे बात कौन? जोसेफ संपीटर ने अपनी बुक में भी बताई है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से ये एक शुद्ध प्रक्रिया है जिसके अंदर इलेक्शंस के द्वारा, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? फ्री कॉम्पिटिशन होता है जिसमें लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, और इलेक्शन होता है जिसमें लोग जिसको चाहे वोट देकर, क्योंकि पर पर्सन पर वोट है, एक व्यक्ति पे एक वोट होता है, वो वोट डाल के इलेक्शन है भाई जितवाते जिसको जितवाना है। तो इसी को ही प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र कहा जाता है। एक प्रक्रिया के तहत चुनाव होना। अब ये प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया। अब चुनाव की भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है इसका भी अपना। तो इस तरीके को जोसेफ संपीटर ने प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र कहा है, जिसके अंदर प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है कि भाई पहले इलेक्शन कमीशन आएगा, अब वो डेट डिक्लेयर करेगा, इसका प्रोसीजर बताएगा कि पहले इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे ये कि मतलब तमाम जो नियम होते हैं, कानून कायदे नियम होते हैं, उसको बताएगा। चलिए दोस्तों, तो जोसेफ संपीटर के सिद्धांत को दो कैटेगरी में बताया गया है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जोसेफ संपीटर ने एक चीज़ बताया है कि जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं वो एक साध्य नहीं है, वो साधन है इलेक्शन के द्वारा प्रतिनिधियों को बनाने का। तो प्रजातंत्र को चलाने के लिए इलेक्शन होना जरूरी है, और इस इलेक्शन को संपूर्ण या पूरा करने के लिए लोगों का वोट देना जरूरी है। ये बात दोस्तों संपीटर ने कही है अपने बुक के अंदर। अब संपीटर क्या करता है भाई? संपीटर ने लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया, यानी दोस्तों जो पॉपुलेशन है टोटल उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को कहा इसने रूलिंग क्लास और एक को कहा जनरल पब्लिक। दैट मीन्स एक को कहा शासक वर्ग, जो शासक है, जो प्रतिनिधि है, जो लीडर है,
जो देश को चलाएंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, है ना, जो लीडर हैं, चलाने वाले हैं, और आम लोग। तो एक जाहिर सी बात है भाई, पूरे एक किसी भी देश के अंदर दो ही तरह के कैटेगरी के लोग होंगे, एक शासक वर्ग जो देश को चलाने वाले हैं, और एक आम लोग जिसने इलेक्शन के द्वारा उनको शासक बनाया है। अब आया समझ में? तो आम लोग और शासक वर्ग, रूलिंग क्लास और आम पब्लिक, जनरल जो पब्लिक है देश के सिटीजन हैं, ठीक है। अब इस तरीके से देखा जाए तो दोस्त, शासक वर्ग को राजनेता, पॉलिटिशियन कहा गया, है ना, और जो आम जनता है, आम जनता को क्या, इलेक्शन के द्वारा कंट्रोल करने की एक जरिया बताया गया। किसको कंट्रोल? नेताओं को कंट्रोल। और ये भी दोस्तों कंट्रोल को ज़्यादा नहीं कर पाती, जनता का सीमित ही लिमिटेड कंट्रोल होता है अपने नेताओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम चलो भाई पावर जनता की फुल दिख जाती है, लेकिन उसके बाद जनता की पावर पता है आपको कि बिल्कुल ख़त्म से हो जाती है। अब जरूरी नहीं है भाई कि जिसको हमने चूज़ कर लिया, जिसको हमने जितवा दिया, वो हमारी उम्मीदों पे खरा भी उतरे है, तो हमें हटाने का एक शक्ति भी तो होना चाहिए। यही चीज़ दोस्त कंप्यूटर कहता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया। अब उस एग्जाम्पल को बताऊँगा, वरना ये वीडियो अधूरी हो जाएगी। चलिए बताता हूँ कैसे। इसने बताया कि आपको पता है राजनेता की दोस्त इसने तुलना विक्रेता से करी, या और जनता की तुलना इसने उपभोक्ता से करी। अब इसको समझाने के लिए हम चलते हैं किसी मार्केट के अंदर। मार्केट में हम जाएंगे तो हम होंगे उपभोक्ता, यानी कि सामान खरीदने वाला, क्लियर है। और जो उसी मार्केट में सामान बेचने वाला होगा वो होगा विक्रेता, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेलर, है ना, या दोस्तों कह लो कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है सामान को, एंड उपभोक्ता कंज्यूमर जो सामान को कंज्यूम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम मार्केट में जाते हैं तो विक्रेता होता है, उपभोक्ता सामान लेने जाता है। उपभोक्ता को सामान की जानकारी इतनी होती नहीं है, मान लो ये मार्कर लेने गया हूँ, इसकी जानकारी मुझे इतना है नहीं, तो विक्रेता क्या बोलेगा, अरे बहुत अच्छी मार्कर, ये तो तगड़ी मार्कर, चला के देखना चौकस सकती है। बच्चा वो सोचेगा भैया बहुत अच्छी है, यानी कंज्यूमर, और इसको ले लेगा। उसने उसको चेप दिया, वो घर जाके 2 दिन चलाएगा, अरे साले क्या चेप दिया। यही होता है ना। यही सेम चीज़ नेताओं के अंदर भी है। नेता आपको बहुत मीठी मीठी बातें हैं, जो भी उनको पता है वो फुल आपको बताएंगे, है, लेकिन जनता को फुल बेवकूफ़ बनाएंगे। संपीटर कह रहा है, ठीक है। तो विक्रेता दोस्तों जैसे बेवकूफ़ बना देता है उपभोक्ता को, सेम उसी तरीके से राजनेता भी जनता को आराम से बेवकूफ़ बना देता है, चुन्ना मक्खन लगा देता है। जाइए, जा बुतरू जा, पोगो देख, देश हम चलाएंगे। ऐसे ही होता है देश के अंदर। देखिए, तो इस तरह के देखा जाए तो संपीटर ने श्रम का विभाजन कर दिया है, यानी कि काम का, कि राजनीति का काम क्या है और जनता का काम क्या है, उसको विभाजन कर दिया। और सूचनाओं का असमानता पाया जाता है, यानी कि क्या हो जाता है डिस्पैरिटी इन इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए तो राजनेता की तुलना जब विक्रेता से की गई तो विक्रेता को उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी है, जो कि वो जानकारी वो उपभोक्ता को नहीं देता है। यही होता है सामान बेचने के लिए। वही दोस्तों राजनेता के पास एक ज़्यादा जानकारी है देश के बारे में, या जो सिस्टम पॉलिसी को लागू करने के बारे में, जनता को बेवकूफ़ बना देता है जानकारी। इसलिए डिस्पैरिटी पाई जाती है ना, इंफॉर्मेशन के अंदर। एंड वोटर को और उपभोक्ता को आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उपभोक्ता को विक्रेता बनाता है और जनता को, यानी कि वोटर को और राजनेता बनाता है। संपीटर कह रहा है भाई। निरीक्षण करते हैं, जनता ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकती है, हाँ जांच कर सकती है। जैसे उपभोक्ता सामान को जांचती है भाई सही है नहीं, वैसे वोटर भी वही काम करती है। लेकिन फिर भी क्या करे भाई, राजनेता विक्रेता एक कैटेगरी में है जो कि सेवा करने के लिए मजबूर हो सकते हैं अगर जनता चाहे तो, वरना भाई क्या कर लेगी जनता भी। अपनी पावर वोटिंग के टाइम तो दिखाने की बहुत होती है, जोश सा आ जाता है, लेकिन क्या पढ़ लेते हैं। खैर दोस्तों, प्रजातंत्र की क्या, यानी कि जो प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र है उसकी विशेषता क्या है, चलिए जानते हैं। इसकी विशेषता है कि भाई बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, फेयरनेस के साथ चुनाव होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, स्वायत्त संस्थाएं चाहिए, यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स इस संस्थाओं के ऊपर किसी का भी इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से कोई भी इंटरफेयर ना हो, हस्तक्षेप ना हो। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई बड़े बड़े पदाधिकारी जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट सर्विस वाले उनका फुल दबदबा हो, नहीं भाई इलेक्शन के अंदर गड़बड़ कर देना, ईवीएम में गड़बड़ कर देना, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। विधानमंडल, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानमंडल क्या करती है भाई, है क्या करती है,
कार्यपालिका क्या करती है? अरे नहीं पढ़े 11th क्लास के अंदर? कार्यपालिका क्या करती है? देखो, विधानमंडल कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? एक ही बात है भाई, न्यायपालिका क्या करती है? एट जुडिशरी, जो संसद ने कानून बनाया है उसकी जांच करती है। क्लियर है? तो विधानमंडल कानून का बनाना है, इसको लागू करना है, और क्योंकि ये कार्यपालिका मतलब देश के अंदर शासन चला रही है, प्रधानमंत्री पूरा उसका काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। न्यायपालिका जांच करती है। स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, बनना चाहिए। ये आजकल की मीडिया को क्या पता है यार, और एक मीडिया तो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि ऐसी मीडिया मैंने आज तक नहीं देखी। समझ गए? चलिए, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, सरकार की चाटुकारिता में बहुत गिर जाते हैं मीडिया वाले यार। एंड और दोस्तों फीचर इसके क्या है? कंपटीशन के माध्यम से होना, तो कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होना, ठीक है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो इलेक्शन में वो मज़ा ही नहीं है भाई। एंड साटोरी की पुस्तक में दोस्तों ये सारी बातें भी बताई गई है। एंड लोकतांत्रिक सिद्धांत, यानी कि दोस्तों साटोरी देखा जाए तो साटोरी ने अपनी बुक के अंदर लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए कुछ नियम बताया, जिसके अंदर वोट के माध्यम से इलेक्शन के द्वारा फेयरनेस इलेक्शन के साथ वोटिंग हो, जनता चुनाव करे, और चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि चुनकर आए वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तहत अपने शासन को चलाए, साटोरी के द्वारा कहा गया। इसमें दोस्तों हंटिंगटन आता है। हंटिंगटन ने अपनी बुक के अंदर भी बताया है कि 3 सोर्स है मेनली सरकार के। सबसे पहले प्रजातंत्र के दोस्त यानी कि डेमोक्रेसी के इसने 3 सोर्स बताए। पहला है सरकार की सत्ता का स्रोत क्या है, यानी कि सरकार की सत्ता का स्रोत, यानी कि सरकार को चुना किसने। पहली बात ये पता करना चाहिए हमें। एंड दोस्तों पूरे किए वाले उद्देश्य क्या है, सरकार के द्वारा पूरे किए जाने वाले उद्देश्य कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। और निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, इसी को दोस्त पता चल गया हमें तो समझ लो ये 3 चीज़ प्रजातंत्र के अंदर पता सबको होना चाहिए। और यही वो 3 चीज़ें जो प्रजातंत्र के सबसे बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए दोस्त जो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी थ्योरी है ये अनुभववादी है, दैट मीन्स ये एम्पिरिस्टिक है। दैट इसका मतलब क्या हुआ, ये आदर्शवाद की बात नहीं करती कि क्या होना चाहिए या लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, इसकी बात नहीं करती। जो है वो और बेहतर हो, किस तरीके से हो इसकी बात करती है। क्या होना चाहिए ये नहीं, चाहिए वर्ड यूज़ नहीं करते भाई, ठीक है। कुल मॉडल, एग्रीगेट मॉडल भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या करना चाहिए इसका भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, हमें तो ये भी करना चाहिए ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। एक चीज़ ध्यान रखना है बस कि एग्रीगेट मॉडल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या करना चाहिए लोकतंत्र के अंदर इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। समूह में संगठित होकर लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कानून व्यवस्था के माध्यम से, ठीक है। ऑर्गेनाइज होते हैं काफ़ी ग्रुप के अंदर, तो इसकी भी दोस्तों ये भी खासियत है। और कानून व्यवस्था यानी संविधान के माध्यम से माफ़ करना भाई, क्या करते हैं, दबाव बनाता है सरकार पे। चलिए भाई, यहाँ पे एक डाहल भाई आपको पता है एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर। डाहल के अनुसार क्या है, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र का अर्थ है या प्रजातंत्र का अर्थ है सामूहिक तथा बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता, जहाँ नागरिक राजनीति समानता के आधार पर वे कानून तथा नियम बनाने में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे एक नागरिक के रूप में रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कानून बनाने के लिए जब कानून बन रहा हो तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। डाल के अनुसार ये है, तब जाके वो एक लोकतंत्र होगा। और जाहिर सी बात है भाई, जिसको हमने चुना है अब वो कानून बनाएगा तो समझ लो वो कानून हम बना रहे हैं, जनता ही बना रही है। क्यों? क्योंकि उसको हमने ही चुन कर भेजा है। तब हमने इसको चुन के भेजा है तो समझ लो वो कानून कौन बना रहा है भाई, कानून हम ही बना रहे हैं। समझे? बोलते तो भाई गला ही सूख जाता है यार। खैर ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये था भाई डाहल के अनुसार। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे 2 कह सकते हो कि अप्रोच है दृष्टिकोण, यानी कि प्रजातंत्र के 2 आधार हैं। वो 2 आधार कौन से हैं? सबसे पहले मेजोरिटी व्यू और दूसरा है प्लूरिस्टिक मॉडल, दैट मीन्स बहुलवादी मॉडल। तो पहले बात करते हैं बहुसंख्यक दृष्टिकोण का क्या कहना है। बहुसंख्यक दृष्टिकोण का कहना है कि एक देश के अंदर बहुमत का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी लोगों का शासन होना चाहिए। पहली बात। दोस्त ये बात, यही सेम बात क्लासिकी प्रजातंत्र का मॉडल भी कहता है। क्लासिकल लिबरल मॉडल, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि उनका भी यही कहना था कि पर एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, वोटों के द्वारा यानी कि इलेक्शन के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए, वो देश के अंदर चुने और शासन चलाए। सिंपल ये है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, ये सारी बात वो करता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना।
एंड मेजोरिटी का शासन होना चाहिए। तो क्लासिक भी यही बात करते हैं, तो सेम ये भी यही बात करते हैं। लेकिन दोस्त जो दूसरा है बहुलवादी मॉडल, ये मॉडल बात करती है प्रतिस्पर्धी हित समूह का। ये बोलते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट ग्रुप बनाए गए हैं, इन ग्रुपों के द्वारा शासन चलाया जाना चाहिए। दैट मीन्स यही ग्रुप क्या करे, बहुलवादी, ये थोड़ा पॉलिटिकल रूप से अवेयर है, तो इनके ही द्वारा कंपटीशन करना चाहिए और यही चल के क्या करे, शासन चलाना चाहिए। लेकिन दोस्त इस मॉडल को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। चलिए आगे चल के हम बात करते हैं प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के दो आधार। ठीक है, ये दोस्तों दो अप्रोच की बात करी हमने, बहुल संख्यक दृष्टिकोण और बहुलवादी मॉडल। ठीक है, अब प्रजातंत्र के यानी कि जो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी है, इसके दो पिलर्स हैं, पिलर, इसके बिना भाई ये अधूरा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए इसके दो जो आधार है वो कौन सा, सबसे पहला है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अभी दोस्त मैंने आपको बताया था ना कि प्रक्रियात्मक यानी कि प्रक्रियात्मक जो प्रजातंत्र है उसके 3-4 इसके मतलब कि आधार बताए गए हैं, जिसके बेस पे चलता है ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इक्वलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी। ये 4 चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है राजनीतिक सहभागिता, जिसमें चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी टोटल इलेक्शन होना चाहिए। लोकप्रिय तत्व, दैट मीन्स कि आज से बहुत साल पहले जब एरिस्टोटल के ज़माने में जाते हैं, तो उस टाइम भी दोस्तों इलेक्शन नहीं, लेकिन प्रजातंत्र का प्रत्यक्ष रूप था। कौन सा रूप था, प्रत्यक्ष रूप, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी यहाँ पे। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर दिक्कत ये है कि जब जनसंख्या छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो चल जाएगा भाई, सब लोग आपस में बैठेंगे, जैसे गांव में सरपंच वगैरह पेड़ के नीचे बैठते हैं, अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, यही होता है। तो यही दो सेम चीज़ एथेंस में, स्पार्टा में हुआ करता था एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम पे। तो ये टाइम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का था उस टाइम का, लेकिन 18वीं सेंचुरी में तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा गया है 18वीं सेंचुरी तक। लेकिन इसके बाद का दोस्त जो टाइम पीरियड था उसमें ये असंभव था, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन में सभी लोगों को एक साथ बिठाना, फिर डिसीजन करना बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, दिक्कत हो सकती है। इलेक्शन का यहाँ पे आया जरिया, तब जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में इलेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर इंग्लैंड वगैरह मतलब तमाम जगह पे होने स्टार्ट हो चुके थे। सेकंड बात आती है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद पॉलिटिकल कंपटीशन भी होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं कि लोग आपस में आके आएंगे और कानून बनाएंगे, नहीं। अब लोग आपस में मिलकर वोट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप होगा जो पूरे देश को चलाएगा। समझ में आया आप सभी को? चलिए, तो प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे हम। बहुमत का शासन यानी कि बहुमत का सिद्धांत आएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, वही चलाएगा शासन। तो एक व्यक्ति टोटल 1 वोट देगा, है ना। वोट का समान मोल यानी कि एक जो पर्सन है उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना दूसरे व्यक्ति का है। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके वोट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष होगा यानी कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल होगा। रॉबर्ट डाहल के अनुसार अल्पसंख्यक को भी यानी कि दोस्त जो माइनॉरिटी है लोग हैं उनका भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी खास बात है, इसलिए प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के अंदर अल्पसंख्यक का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक प्रजातंत्र के अनुभववादी मॉडल निम्न से संबंधित है। डैट मीन्स जो प्रक्रियात्मक जो मॉडल है दोस्तों, इसको इसलिए अनुभववादी कहा जाता है। इससे पहले आप यहाँ पे पहुँच गए हैं वीडियो के एंड तक हम, तो यहाँ पे आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र का मतलब क्या हुआ। अब तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मुक्त प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, लोगों के सहभागिता से यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि कानून के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार लोगों को मिले और इलेक्शन हो और आराम से लोग जो जीते हैं वो जीत जाए, शासन को चलाए। समझ में आए, जैसा कि आज होता है। क्लियर है? तो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब आप आज से भी लेके चल सकते हो। अब बात करते हैं प्रजातंत्र की सीमा। तो प्रजातंत्र की अपनी कुछ सीमाएं भी है, जैसे कि पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कहाँ तक डिसीजन ले सकते हैं, भाई कोई तो लिमिटेशन होगी। वो कौन कौन से कंपटीशन कर सकते हैं और किस हद तक कंपटीशन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोग कर सकते हैं बट किस हद तक। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी कुछ ना कुछ दोस्त इंटरफेयर जो होता है उसमें भी दोस्त क्या है संस्थाओं में भी ये लागू होता है कि लिमिटेशन है, ताकि कोई भी तानाशाही ना बन जाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औचित्य की, यानी कि जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोसीडरल डेमोक्रेसी कि औचित्य क्या है इसका।
देखो दोस्त, संपीटर ने साफ अपनी बुक में बताया कि क्लासिकल से तो काफ़ी बेहतर है ये। क्यों क्लासिकल से बेहतर क्यों है भाई? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। देखो दोस्त, क्लासिकल के अंदर जो अल्पसंख्यक समूह है उनका विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, प्रक्रियात्मक में दिया गया है। सार्वजनिक हित की बात जब हम करने लग जाते हैं तो सब लोगों का इलेक्शन में तो बात आती है कि नहीं भाई सब लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन भाई सबको ये नहीं पता होता कि जनरल विल क्या है। जनरल विल मतलब कि सामान्य इच्छा क्या है, जनता की इच्छा क्या है, ये भी नहीं पता होता है ना। इस चीज़ को ही देखते हुए हंटिंगटन आगे कहता है कि प्रक्रियात्मक परिभाषा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अकुशल सरकार, भ्रष्ट फर्जी सरकार इस आधार पे आ जाती है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होता नहीं, उनको वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं, बाद में वो भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर यही देखा जाता है ना। तो दोस्त, ये एक अलग सा मतलब कि क्या चलते हैं, क्वालिटी सा बन गया आज हमारे गवर्नमेंट के अंदर कि क्या से क्या चल रहा है। आलोचना करते हैं दोस्तों टॉपिक की हम। देखो, बहुमत का शासन इसमें होता है, तो बहुमत का शासन किस बात का बहुमत का शासन? भाई बहुमत की तानाशाही भी तो हो जाती है। बहुमत का शासन है तो बहुमत का तानाशाही भी तो होता है। तानाशाही तो बहुमत का होता है, तो अल्पसंख्यक कहाँ बाहर में गए, हर बात मेजोरिटी ऑफ है, किसके रूल ऑफ मेजोरिटी वर्ड यूज किया गया है, बहुमत का शासन। तो अल्पसंख्यक का शासन कहाँ जाएगा? तो अल्पसंख्यक के ही आधार पर दोस्तों इनकी आलोचना की गई है। पारिशुद्ध प्रक्रिया मतलब कह सकते हो कि इनकी प्रक्रिया है दोस्तों वो इस तरीके से शुद्ध नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार, दोस्त ढोंगी या अपने बातों में बहकाकर वोटिंग सिस्टम, ये तमाम चीज़ें आज से नहीं प्राचीन काल से चलती आ रही है इस बात पे। एंड दोस्त, यहाँ पे न्यायाधीश जो जुडिशरी सिस्टम है वो कभी कभार दोस्तों एग्जीक्यूटिव के घुटने टेक लेती है, चमचे बन जाते हैं, संस्थागत आवश्यकताओं की सूची बन जाती है यहाँ पे। जैसे कि दोस्त ब्रॉड रोथ के अनुसार एंड जो बात कही गई है वो है कि जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा हमें। राजनेता तो जीत तो जाते हैं, कानून नियम सब जगह लिख तो दिया जाता है कि इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन कहाँ तक, कौन समझता है इस बात को? कोई भी नहीं। इस बात की आधार पर इसका आलोचना की जाती है। आज एक राजनेता दोस्तों फुल एसी में, फुल सिक्योरिटी गार्ड, Z+ बाइक+ सब लेके घूमेंगे, बहुत बड़े बड़े काफिले में घूमेंगे। जनता ने लगी भेजा था, सरकार को बनाया था है कि इतने बड़े बड़े 5 स्टार में जाओ, ये करो वो करो, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। कुछ लोग नेता दोस्तों इसी चीज़ के लिए बनते हैं, सोचो जरा एक बार। तो ये सिर्फ चीज़ मतलब कि बिल्कुल ख़त्म सा लगता है यार कि पॉलिटिकल का मतलब जनसेवा, राजनीति का मतलब राज सेवा, जनसेवा हुआ करता है। लोगों ने डेफिनेशन चेंज कर दिया है, दूरगामी उद्देश्य को धुंधला कर दिया जाता है इसमें, है ना। यानी कि दोस्त कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में बताया, जो हमारे एम्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की आप बुराई में कह सकते हो कि नेताओं के द्वारा जो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते। इसलिए तो जॉन हार्ट इलिन ने भी इसके बारे में बताया है। प्रजातांत्रिक समाज का विचार जो इसने दिया जॉन हार्ट इलिन ने, कि समाज को पहले प्रजातांत्रिक तरीके से बनाना पड़ेगा, हर एक लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुँह उठाया वोट दे के आ गया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एडविन दोस्त यानी कि एडवर्ड रूबिन जो है, इसने बताया कि आदर्शवादिता सिद्धांत, दैट मीन्स सिद्धांत आदर्शवादी के रूप में भी होना चाहिए प्रजातंत्र का। जैसे अब आदर्शवादी का मतलब क्या होता है? आदर्श, मेरे ये आदर्श हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, तो लोकतंत्र के अंदर पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, जिससे हम इसको और बेहतर कर सकें। दोस्तों ये था हमारा प्रोसीडरल डेमोक्रेसी। इसके बाद दोस्तों विमर्शी प्रजातंत्र का एक थ्योरी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत समझाने वाला हूँ। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है इस पूरे टॉपिक के अंदर, नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर ऑन करना। इस वीडियो के दोस्तों नोट्स जो है हमारे इस टॉपिक का वो भी अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, डिस्क्रिप्शन में पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखना। मैं मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुस्कुराते हुए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।